भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2023 में इसकी जीडीपी 3.2 खरब डॉलर थी और अब हम पिछले दशक में 7.6% की औसत दर से वृद्धि करते रहे हैं। हालांकि नज़दीक से जांच करने पर कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों से चौंकाने वाली तस्वीर का पता चलता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, जो किसी देश की समृद्धि का वास्तविक संकेतक होती है, भारत की $2,730 2.3 लाख रुपए है। यह बराबर वाले दूसरे विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इन देशों में ब्राज़ील, चीन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। भारत के समग्र कल्याण के व्यापक संकेतक पर नज़र डालें तो हमारी सामाजिक प्रगति 2022 में 169 देशों के बीच 110 नंबर पर थी, वैश्विक औसत स्कोर से करीब 5 अंक नीचे। इतना ही नहीं, सामाजिक प्रगति पर आकलन के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 164 देशों के बीच 111वें स्थान पर है। भारत को 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का विजन हासिल करने के लिए 9.7% की वृद्धिशील दर के साथ बढ़ना होगा। यह वृद्धि दर हासिल करने से 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $18,000 हो जाएगी, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर होगी। भारत को राज्य और जिला स्तर पर अपने विविधतापूर्ण परिदृश्य की संभावनाओं को तेज करने की ज़रूरत होगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय राज्य दुनिया के अधिकतर देशों की तुलना में बड़े हैं, न केवल आबादी के लिहाज से बल्कि जीडीपी में भी। मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश इस समय भारत की आबादी का चौथाई हिस्सा हैं, और फिर भी इन दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम क्रमशः $420 और $698 है। लिहाजा क्षेत्रीय असमानताओं को क्षेत्रीय स्तर पर ही दूर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे पास व्यापक तौर पर सबको शामिल करने के लिए समय बहुत कम है। बड़ा बाजार भारत की विशाल आबादी मांग के लिए विस्तृत बाजार के रूप में महत्वपूर्ण अवसर पेश करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 में भारत में उपभोक्ता खर्च 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 75% हिस्सा मध्य वर्ग का होगा। आमूल परिवर्तन के लिए उम्मीदें इसी वर्ग पर केंद्रित हैं, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति और गैर जरूरी खर्च की करने की क्षमता अधिक है। हालांकि आय में बढ़ती गैर बराबरी से इस बाजार की संभावनाओं का पूरी तरह दोहन करने के अवसर धूमिल हो जाते हैं। अगर कमाई गई कुल आय पर 2022-23 के PLFS के नमूना अनुमानों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि 30,000 रुपये की मासिक तनख्वाह कुल कमाई गई आय के शीर्ष 10 में सबसे अधिक है, जिससे मौजूदा आय असमानताओं का साफ पता चलता है। शीर्ष 1% का हिस्सा कुल कमाई गई आय में करीब 6% से 7% के बीच है, जबकि शीर्ष 10% के पास कमाई गई सभी आय का 1/3 से अधिक है। भारतीय बाजार की संभावनाओं के दोहन के लिए आय असमानता को दूर करना पहली शर्त है। समृद्धि में सतत वृद्धि के लिए एक अर्थव्यवस्था का कारक आधारित से इनोवेशन संचालित के रूप में बदलना जरूरी है। इसके लिए 2 मोर्चों पर कदम उठाने की जरूरत है: इनोवेशन और मानव संसाधन क्षमता बढ़ाना।
2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों के बीच 40वें स्थान पर था और उसने अपने शानदार स्टार्टअप तंत्र और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। मार्केट सोफिस्टिकेशन और नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स में उसने सबसे अधिक अंक हासिल किए। फिर भी 2020-21 में सकल R&D खर्च का 43.7% केंद्र सरकार ने किया, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योगों ने महज 36.4% का योगदान दिया। इसके अलावा मानव संसाधन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें उच्च कौशल वाले ऐसे कामगारों की ज़रूरत है जो बदलते रोजगार बाजार के अनुसार खुद को तेजी से ढाल सकें। भारत में महज 11% कामगार उच्च स्तर पर कुशल हैं, 67% अर्ध कुशल, जबकि 22% कम कुशल हैं। मौजूदा कार्यबल की कुशलता बढ़ाने के अलावा श्रमिकों को जुटाने पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत की उत्पादकता वृद्धि शानदार रही है, लेकिन यह श्रमिकों को जुटाने के सकारात्मक रुझानों के अनुरूप नहीं है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की आबादी और रोजगार का अनुपात सिर्फ 53% है, जबकि चीन का 63% है। हालांकि भारतीय महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी दर में इजाफा हुआ है और यह 23.3% से बढ़कर 37% हो गई है, जबकि श्रम शक्ति में पुरुषों की भागीदारी अभी भी 75% से अधिक है। इससे हमारी युवा आबादी की पूरी संभावनाओं का इस्तेमाल करने की गुंजाइश सीमित हो जाती है। मध्यम लापता कृषि से उद्योग की तरफ बदलाव तुलनात्मक रूप से धीमा है। क्लेम्स, पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री, सेवा के आंकड़ों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2011-12 में 17.4% था, जो 2021-22 में घटकर 15.8% रह गया। यह अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गिरावट है। जहां उत्पादकता वृद्धि बड़ी फर्मों के बल पर हुई है, वहीं रोजगार सृजन नहीं हुआ है। ज़्यादातर कर्मचारी छोटी, कम उत्पादकता और कम वृद्धि वाली फर्मों में फंसे हुए हैं, जबकि अच्छा खासा मध्यम लापता है। यहाँ तक कि MSME, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, में भी 90% सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं, जिससे बीच का गायब वाली पहेली और जटिल हो जाती है। जब फर्म विस्तार करती हैं तो वे वैश्विक वैल्यू चेन में भागीदार बनने में बेहतर तरीके से सक्षम होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक वैल्यू चेन का एकीकरण एक और अवसर है जिसका हमने पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। 1990 और 2000 के दशक के दौरान भारत की वैश्विक वैल्यू चेन में भागीदारी लगातार बढ़ी और 2008 के वित्तीय संकट से ठीक पहले यह 47.6% की उच्च स्तर पर पहुंच गई। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए भारत एशिया की चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं से खासा पीछे है। भारत की व्यापक वृद्धि के लिए कई मोर्चों पर ठोस प्रयास की जरूरत है। हालांकि इन प्रयासों को निर्देशित करने वाली सूत्र बात बाहरी झटकों को देखते हुए सामाजिक प्रगति, साझा समृद्धि और सतत तथा मजबूत वृद्धि होनी चाहिए। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अभी तक का जो सफ़र लाभ हानि का मिला जुला रहा है,
2047 में विकसित भारत के विजन के लिए हमें अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त और कमियों पर ठीक से ध्यान देने की जरूरत है।